नाउ इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डाउट है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, यही डाउट है, ठीक है। होमवर्क से आपका देखो क्वेश्चन क्या है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना और फिर वेरीफाई करना है, यही है ना, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं इसका एचसीएफ। तो क्या बताया था आपको, आप लिखो 336,54। अब जब तक ये कॉमन टेबल से होता जा रहा है तब तक हम इसको करते जाएंगे। एचसीएफ का क्राइटेरिया क्या बताया था, जब तक जैसे कि ये दिखाई दे रहा है मुझे 2 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 1 6 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। और क्या ये कॉमन टेबल पर जाएगा, ये तो आपका 3 पर जाएगा और ये भी 3 पर जाएगा, क्योंकि 8 + 6 14 + 1 कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15। तो 3 से कर देते हैं, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, और ये क्या होगा आपका 3 9 जा 27। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब क्या जाएगा, नहीं जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये किसी कॉमन टेबल पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ है वो क्या है, वो है आपका 2 × 3 दैट इज 6। दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, अब ये किस पर जाएगा, इसको 2 से कर देते हैं पहले। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये आपका 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई डाउट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आपका 9 एज इट इज आ जाएगा। 2 7 जा 14, बिल्कुल ठीक है, 2 7 जा 14, और ये आपका एज इट इज आ गया। फिर आपका आ गया 7 1 जा 7, 9 को क्या लिखोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आपका सारा एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एलसीएम की। तो पहले 2 देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 है, तो 2⁴ ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 2 3, 3⁵, ठीक है जी। और क्या है, 7। ये आपका प्रोडक्ट है, 2⁴ 16, ये हो गया 16। 3⁵ 27, इंटू में क्या हो गया 7, 16 7 जा 112, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 कितना हो गया 11, इंटू में क्या हो गया 27। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 112 इंटू 27, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 1 जा 7। फिर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 3024। कितना आ गया, 3024। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, ये इन दोनों नंबर का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो आपने लिखा टू वेरीफाई, टू वेरीफाई। वेरीफाई ये करना है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 3024। तो आपने लिखा 3024। दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 6। और ये आपका हो गया 336 × 54। तो ये मैं मल्टीप्लाई करूं, ये आप करो और देखो आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला मैं कर रहा हूं। 3024 × 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 0 जा 0 और 1 एंड 6 3 जा 18। तो ये हो गया 18144। क्या हो गया, 18144। ये किया आपने, 336 और 54, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 और 2 4 3 जा 12, यही आ रहा है पक्का। चलो जी, 18144, हेंस वेरीफाई। और कोई डाउट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, और कोई डाउट नहीं है, हो गया, ठीक है, ओके। Now we proceed with our next exercise, that is exercise 1.2. Exercise 1.2, which is the last exercise of this chapter.
एक्सरसाइज 1.1 1.2 उसका फिर हम एग्जांपल करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन के साथ इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये बताया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या करना है, प्रूव दैट। तो क्या प्रूव करना है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल, ये आपको प्रूव करना है, रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। अब रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा। रूट 3 का भी वही होगा, रूट 2 का भी वही होगा, सबका वही होगा। इससे एक मेथड ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टार्ट कैसे करते हैं, तो मैं प्रूफ पर जा रहा हूं। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन let us assume that या let us suppose that आपको कहा जा रहा है इररेशनल है, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं let us suppose that रूट 5 इज रैशनल नंबर, रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब देखो अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज, अगर ये रैशनल है तो मैं कह सकता हूँ रूट 5 a/b, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, जिसमें a और b क्या होते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। अब को-प्राइम का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-प्राइम? यस, को-प्राइम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। यानी कि आप ये कह रहे हो ए और बी सिर्फ और सिर्फ कॉमनली सिर्फ 1 के टेबल में आ सकते हैं, और कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं, कोई और ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हो। कितनी बार समझ में आ रही है आपको, क्लियर है आंसर, ठीक है। तो ए एंड बी आर को-प्राइम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कैन आई से दैट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू बी। तो मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ, रूट 5b, ए इक्वल टू रूट 5b मैं लिख सकता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको ले लो जी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ना लेके चलो आपने ले लिया इक्वल टू रूट 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया आपने। अब क्या करो आप, इक्वेशन 1 हो गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर आप इक्वेशन 1 लिखते हो तब तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, और अगर आप इसको इक्वेशन 1 नहीं लिखते हो, जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है कि यहां पर इक्वेशन 1 लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया आपने। अब क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और बी स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर कर दोगे फिर इक्वेशन 1 ले लो, अदरवाइज इसको इक्वेशन 2 और आगे फिर इक्वेशन 2 के साथ चलना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन ना हो गया। मैं कह रहा हूं सिर्फ यहां जब स्क्वायरिंग कर लोगे फिर इक्वेशन 1 ले, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना। क्या ये 5 से डिविजिबल है? ये कुछ भी हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, 5 तो है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 5 से डिविजिबल है ना, बस। अगर 5 है तो आप कहोगे हाँ जी 5 से डिविजिबल है, 3 होता तो आप क्या कहते, 3 से डिविजिबल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इक्वल टू क्या लिखा आपने, 5b स्क्वायर, और ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ये अगर 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर इसके इक्वल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको नहीं टारगेट करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया कि 5 से डिविजिबल है। अब आप क्या कहोगे, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज 5, मैथमेटिकली देखो अब इसको कैसे लिखा जाता है, 5 डिवाइड्स, इसका मतलब यह है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, 5 इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या आप एग्री करते हो 25 जो है 5 से डिविजिबल होता है? 25 किसका स्क्वायर होता है? तो क्या 5 से डिविजिबल होता है? होता है ना। क्या आप एग्री करते हो 100 जो है वो 10 से डिविजिबल होता है? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो 10 भी 10 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी वो डिविजिबल होता है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर हो गया।
अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है, दीदी की राइट आप दे दिए। अच्छा हाँ, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। ये भी तो ए स्क्वायर है, ये क्या है 10 स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर 10 से डिविजिबल है तो ए भी 10 से डिविजिबल है। अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को तो हाँ, एज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देन इट कैन बी सेड that 5 divides a square, then 5 divides a। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर यहां तक कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो मैं आगे, क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है, चलो जी फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो आगे 5 divides a square, then it can be said that 5 divides a। It can be said that 5 divides a। ठीक है, now 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a को, तो आप कहोगे लेट a इक्वल टू 5c। अगर 3a को डिवाइड कर रहा होता तो आप कहते a इक्वल टू 3c। अगर 2 डिवाइड कर रहा होता तो आप कहते a इक्वल टू 2c। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो लेट a इक्वल टू 5c, ये क्लियर हो गया? लेट a इक्वल टू 5c। ठीक है, वेयर c is any integer, where c is any integer। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? where c is any integer। ठीक है, नाउ इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई डाउट है तो बताओ जी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। अब ये इससे को कैंसिल करेगा। अब ये 5c स्क्वायर हो गया, ये 5 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b square and hence 5 divides b and hence 5 divides b। ये क्लियर हो गया? आपने तो कहा था ये कोप्राइम है, ये तो सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए। अब यहाँ तो a जो है आपका वो 5 के टेबल में भी आ रहा है। a जो है किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये कोप्राइम है? दैट इज अवर assumption, या फिर आप ऐसे लिखो दैट इज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption क्या? दैट a and b are co-prime। अब अगर ये co-prime नहीं है तो रैशनल भी नहीं होंगे। हमने ये कहा कि अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये जो वैल्यू 5 के मल्टीपल के इक्वल है, इसका स्क्वायर जो 5 के मल्टीपल के इक्वल है। अब 5 का मल्टीपल ये 5 into 1 हो सकता है, लेकिन स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। समझ में आ रहा है? आप ये कह रहे हो ए स्क्वायर जो 5b स्क्वायर के इक्वल है। अब b मान लो आपका जैसे ये है, अब मान लो ये वैल्यू जो है आपकी 25 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। समझ आ रहा है? इस तरह से हम कह रहे हैं कि भैया ये जो भी वैल्यू है वो इसके स्क्वायर के इक्वल है, और ये जो है 5 का डिविजिबल है। तो b की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ गया? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। समझ आ गया? अब मान लो ये नंबर क्या हो सकता है? b आपका 10 भी तो हो सकता है। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 into 5 क्या हो गया? 500 हो गया ना? 500
तो ये स्क्वायर 500 भी हो सकता है, ए स्क्वायर क्या हो सकता है, हाँ जी, ए स्क्वायर दीदी अगर 500 हो गया तो 5 इंटू 100 तो हो गया ना, तो ए स्क्वायर अगर 5 इंटू 100 है तो ये हो गया √5 इंटू 10, तो ये भी तो 5 से डिविजिबल है। ये कुछ भी होगा, आपको इतना लॉजिकली सोचना ही नहीं है, आप सिंपल सी बात समझो, अगर कोई भी नंबर ये 5 से डिविजिबल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो भी नंबर होगा अगर वो 5 से डिविजिबल है, अब देखो बी कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, 5 तो है ना साथ में, 5 तो है ना साथ में, जो भी होगा 5 का मल्टीपल ही होगा ना, बी अगर 1 होगा तो ये 5 हो गया, बी अगर 2 होगा तो 2 2 जा 4, ये 20 हो गया, बी अगर 3 होगा 3 3 जा 9 तो 45 हो, कुछ भी होगा, लेकिन जो भी होगा वो 5 का क्या होगा, डिविजिबल। अब ये इसके स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी होगा। अब मोटी बात यह है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है वो नंबर खुद भी होता है, सेम चीज आपने यहाँ पर बोली, लेकिन जब ये चीज प्रूफ हो गई तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भैया ये तो फिर कोप्राइम है ही नहीं, कोप्राइम तो सिर्फ वो नंबर होते हैं जो दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, ये तो दोनों 5 के टेबल में भी आ रहे हैं, और अगर कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं हो सकता। Therefore, √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. Is it clear? ठीक है, तो इसको फिर इसी में √3 और √2 करवा, तो अगर इसी क्वेश्चन में अब मैं सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ आपका, ठीक है, जैसे कि अभी आपका यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन बताता हूँ पहले आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप प्रूव करो कि √3 इरैशनल है, क्या कहा जा रहा है, प्रूव करो कि √3 क्या है, इरैशनल है, √3 इज इरैशनल। आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव करो कि √3 क्या है, इरैशनल, ठीक है। तो अब देखते रहना, बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट अस सपोज दैट, इसकी जगह क्या हो जाएगा, √3, लेट अस सपोज दैट √3 इज इरैशनल नंबर, एग्री करते हो। फिर √5 की जगह क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू a बाई बी, √5 की जगह क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू a बाई बी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3b, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3b, ये भी क्लियर होगी बात, a इक्वल टू क्या हो जाएगा। फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर, ये बात क्लियर होगी। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर। अब क्या आप एग्री करते हो, इसको 3 डिवाइड करेगा, ये 3 से डिविजिबल है, तो a स्क्वायर भी 3 से क्या हुआ, डिविजिबल, तो आप लिखोगे विच इंप्लाइज 3 डिवाइड a स्क्वायर, देन इट कैन बी सेड दैट 3 डिवाइड्स a, देन इट कैन बी सेड दैट 3 डिवाइड्स a। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेट a इक्वल टू, वेरी गुड, लेट a इज इक्वल टू 3c, ये भी बात क्लियर है। लेट a इक्वल टू 3c, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3b स्क्वायर, तो मैं a स्क्वायर की जगह लिखूंगा 3b स्क्वायर, विच इंप्लाइज 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, विच इंप्लाइज 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये क्लियर हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 3 से ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3, इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड हैंस 3 डिवाइड्स b। तो क्या ये कोप्राइम है, नहीं, ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that a and b are co-prime, which implies √3 is an irrational number। ये लो जी, √3 भी होगा, देख लो एक बार, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, आगे समझ में एक क्लियर होना चाहिए आपको। हाँ, सिंगल नंबर का कैसे होता है पहले वो समझ रहा हूँ, फिर एडिशन वाले जो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वो करवाओ, पहले ये क्लियर हो गया। एक और कर लेते हैं, √2 जो आपका एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर मैंने लिखा टू प्रूव, अभी आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन, ये सब मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, तो आप एक्स्ट्रा में लिख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 1 स्टार लगाओगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये जो हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या हो गया, 2, 1 में क्या करोगे आप, √3, और 2 में क्या करोगे, √2। अब प्रूव क्या कर रहा है, टू प्रूव दैट √2 इज अ इरैशनल नंबर।
अब जहां पर √3 है वहां पर क्या हो जाएगा √2, तो यहां पर क्या हो जाएगा √2, और यहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू √2b, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब ये 2 से डिविजिबल है तो आप कहोगे 2 डिवाइड, क्या कहोगे 2 डिवाइड a स्क्वायर, देन इट कैन बी सेड दैट 2 डिवाइड a, इट कैन बी सेड दैट 2 डिवाइड a, तो लेट a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c, वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 2b स्क्वायर, क्या है 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2, तो ये जो भी वैल्यू है 2 से डिविजिबल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हुआ, which implies 2 divides b square and hence 2 divides b, that is it contradicts our assumption that a and b are co-prime, therefore √2 is an irrational number। अब एक बार भैया इसको देख लो आराम से, एक बार इसको आराम से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, ठीक है क्लियर है बिल्कुल। चलो तो आपको आ गया √5 √3 √2 √7 कुछ भी आ जाए, ऐसे करें कुछ भी है। √25 कैसे मेरे भाई रैशनल है, जो है नहीं उसको कैसे प्रूव कर दोगे, वो तो रैशनल है उसका स्क्वायर रूट होता है। अब ज्यादा अल्ट्रा लेवल पे मत चले जाओ, क्लियर हो गया तक, जो है वही प्रूव करो, मैं जो है कैसे प्रूव हो जाएगा, आप यहाँ तो रैशनल को भी रैशनल प्रूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, what we have to prove, what we have to prove that 3 plus 2 √5, 3 plus 2 √5 is irrational, is 3 plus 2 √5 is irrational, ठीक है जी। अब इसको सेम वैसे नहीं करना है, इससे थोड़ा सा अलग होता है, कैसे होता है, एडिशन में आ गया ना, अब इसमें क्या करना पड़ेगा प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहीं से इसी तरह से स्टार्ट करोगे, let us assume that, let us assume या suppose, let us assume that 3 plus 2 √5, let us assume that 3 plus 2 √5 ये क्या है आपका is rational number, is rational number, is rational। अब ये रैशनल नंबर है, क्या कहा आपने कि ये क्या है रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर which implies what 3 plus 2 √5 should be equal to a by b। अब यहां पर आप को प्राइम नहीं लिखोगे, जब एडिशन या किसी फॉर्म में आता है ना, सिंगल में आएगा तो को प्राइम के साथ जाओगे। इसमें कैसे लिखा जाता है, इसमें आप लिखोगे वेयर a and b are integers, where a and b are प्रॉपर ऐसे, where a and b are co-prime integers, यानी कि इंटीजर्स वर्ड जरूर लिखना है आपको, उसमें तो आप co-prime लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे where a and b are co-prime integers। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी होगा, इंटीजर्स वर्ड जरूर लेके चलना, सिंगल में जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मेन फोकस ही किस पर होता है co-prime। क्लियर हो गया, where a and b are co-prime भी है और इंटीजर्स भी, इंटीजर जरूर लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इस पूरे नंबर को देख के आप बताओ कौन सा नंबर जो आपको पता है कि वो इरेशनल है ही है। इसमें से √5 भी तो इरेशनल है ना, तो 3 आपका इरेशनल होता है ना 2, ये दोनों तो क्या होता है रैशनल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिर्फ एक ऐसा नंबर होगा जो इरेशनल होगा, उसको छोड़ के बाकी सभी नंबर को राइट हैंड साइड में। समझ आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये विच इंप्लाइज 2 √5 इक्वल टू a बाय बी माइनस 3 बाय 1, एग्री करते हो, ठीक है। एंड विच इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू, देखो पहले तो इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं b, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3b, हो गया a माइनस 3b हो गया। इसको सोल्व करूंगा तो ऐसे ही आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो
आपको पता है ए और बी तो इंटीजर है ही, हमने पहले क्या दिया था, ए और बी इंटीजर और 2 और 3 भी इंटीजर होते हैं जो नंबर लाइन पर होते हैं। ए और बी तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं इंटीजर है, 2 और 3 इंटीजर। इंटीजर उसको प्लस करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा, माइनस करोगे तो भी इंटीजर आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। आप कहोगे हेयर a minus 3b by 2b is an integer, is an integer that is rational। तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ये इसके इक्वल है ना। अगर ये चीज रैशनल है, बीइंग एन इंटीजर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग एन इंटीजर, भैया ये सब ये पूरा जो नंबर है एक इंटीजर है, बीइंग एन इंटीजर, B-E-I-N-G, क्या कहा मैंने, B-E-I-N-G, बीइंग एन इंटीजर, बीइंग एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। P by Q, A by B सारे इंटीजर होता है ना, A by B सारे इंटीजर है, इंटीजर है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। अब ये इसके इक्वल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, and hence root 5 should also be a rational number, root 5 should also be a rational number, should also be a rational number। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तो ये क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर का, कितने का आता है, 4 नंबर का, तब आप इसके बाद ऐसे लिखोगे, now let us check whether root 5 now let us check whether root 5 is a rational or an irrational। अब हम चेक करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, now let us check whether root 5 is a rational or not, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। और फिर जैसा आपको करवाया है रूट 5 वाला केस पूरा वो करोगे, यानी कि आप प्रूव करके दिखाओगे कि भैया ये रैशनल नहीं है। कैसे, लेट रूट 5 इक्वल टू a by b वेयर a and b आर कोप्राइम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वो सारा प्रोसेस करना है। अगर ये 4 नंबर का आता है, लेकिन अगर ये 2 नंबर का आता है, कम वेटेज में आता है, तब आपको क्या करना है, तब ऐसे नहीं करना है। तब कैसे लिखोगे, ये तो किसके, ये वाला प्रोसीजर कब फॉलो करोगे, जब ये आएगा 4 मार्क्स का, 4 का आते ही आप इसको ऐसे करें, ठीक है। और दूसरा प्रोसीजर क्या है, सीधा आप लिखोगे 2 नंबर का आता है, 3 का भी आएगा, अगर आपकी टीचर कहती है भैया 3 मार्क्स में भी करके दिखाओ तो कर देना, लेकिन 2 मार्क्स में तो नहीं होता, ठीक है। 2 नंबर का आएगा तो डायरेक्टली सीधा लिखोगे। अब ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, 2 मार्क्स के लिए, सीधा आप लिखेंगे we know that root 5 is an irrational number, root 5 is an irrational number। इसका मतलब जो हमारी assumption है वही गलत है, क्योंकि ये तो इक्वल आ नहीं रहा है। बस ये ऐसे लिख लिया, that is our assumption is wrong, कि जो भी हमने assumption ली थी ये गलत होगी। that is our assumption is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number, बोलो भाई कहानी हुई क्लियर, ठीक है। करो फिर फटाफट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब सिंगल नंबर तो नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, लेट अस assume that 1/√2 is what, is rational number, 1/√2 is a rational number। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। which implies, अब अगर ये रैशनल है तो 1/√2 should be equal to a by b,
should be equal to a by b, where a and b are co-prime integers. इंटीजर जरूर लिखना आप, co-prime integers, ठीक है जी। ओके, अब देखो ये 1/√2 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये हो जाएगा √2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये भी फिर हो जाएगा b by a। क्या इससे एग्री करते हो? अब a और b इंटीजर्स है, को प्राइम है, तो b by a भी वही सेम चीज है, 2/5, 5/2, बात तो एक ही है। अब आप कहोगे बात एक का मतलब रैशनल नंबर के टर्म्स में, 2/5 भी क्या है, p by q फॉर्म में, दोनों क्या को प्राइम है, तो 5/2 भी क्या है, वो भी को प्राइम है विद रिस्पेक्ट टू द रैशनल नंबर, वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। हियर b by a being integers, और कौन सा इंटीजर्स, co-prime, being co-prime integers, being co-prime integers, therefore b by a is rational number, b by a is rational number। अब भैया ये इसके इक्वल है, ये इसके क्या है, इक्वल, एंड हेंस √2, and hence √2 what, and hence √2, तो √2 भी क्या होगा, is a rational number, ये भी भैया रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए। अब अगेन 4 मार्क्स 2 मार्क्स समझ में आ रहा है, तो 2 मार्क्स के लिए क्या करोगे, 4 मार्क्स होगा तो इसको पूरा प्रूव करके लेट अस चेक whether it is a rational or not, लेट अस चेक, वो आएगा 4 मार्क्स के लिए। अगर ये 2 मार्क्स का आता तो डायरेक्टली क्या करोगे, we know that what, √2 rational or irrational, irrational number, √2 is an irrational number, √2 is an irrational number। अब ये रैशनल है, ये आपने क्या कहा, इट इज अ रैशनल नंबर, और ये आपका क्या आ रहा है, ये इरेशनल आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल, एक रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो आपकी जो assumption थी वो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, that is our assumption is wrong, that is our assumption is wrong, कि जो हमने assume किया था कि ये रैशनल है वो गलत हो गया, तो क्या कहोगे, hence 1/√2, hence 1/√2 is what, is an irrational number, hence 1/√2 is an irrational number। एक ऊपर ना, ठीक है। Now next question is part 2 is we have to prove that 7√5 is an irrational number, 7√5 is an irrational number। तो देखो स्टार्ट कैसे करोगे, let us assume that 7√5 is irrational number, which implies 7√5 equal to a by b। अब √5 को छोड़ के बाकी सारा इधर ले जाओ, which implies √5 is equal to a by 7b। अब ये आपका क्या रैशनल नंबर है, ये क्या आपका रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, क्योंकि देखो ये आपने पहले एज्यूम कर लिया था और ये भी इंटीजर है। अब कहोगे हेयर a by 7b, here a by 7b being an integer that is rational number, भैया ये तो रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, and hence √5 should also be a, अब ये भी क्या होना चाहिए, √5 should also be a rational number, भैया ये भी क्या होना चाहिए, आपका एक रैशनल नंबर होना चाहिए, √5 should also be a rational number। ये क्लियर हो गया, ठीक है। But we know that √5 is an irrational number,
is an irrational number. That is, our assumption is wrong. Hence 7 root 5 is an irrational number. क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 36 प्लस रूट 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। देखो वहां 3 प्लस 2 रूट 5 था, 6 प्लस रूट 2 है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगर आपका डाउट होगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में जो भी इस चैप्टर के एग्जांपल है वो करके चैप्टर हमारा कंप्लीट। ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।